हेलो स्टूडेंट्स। सो सेशन शुरू करने से पहले आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नेम है @सक्सेसमैन नीट से आप सर्च करें। फेसबुक पे हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं सक्सेसमैन नीट, और इन अकेडमी पे संजय पटेल नाम से आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे QRS क्विक रिवीजन सीरीज़ जो है पूरी की पूरी अपलोडेड है। आप उसको भी देख के अपना क्विक जो है वो रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को रेगुलरली अपडेट वहाँ पर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली NCERT बेस्ड है। NCERT की एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं, जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करूँगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट। NCERT के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स का पहला ही लाइन है जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसके डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज, लाइफ स्पैन या फिर लाइफ साइकिल। आप लोग आंसर साथ में कमेंट करते जाइएगा अगर आपको आंसर मालूम चल जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, लाइफ स्पैन। द लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। सेकंड थिंग, बुक जो है उसका नाम है NCERT एक्सट्रैक्ट। जो प्रयत्न सीरीज थी उस सीरीज की बुक जो है 2-3 दिन में आने वाली है, तो उसके बाद उस सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसको भी NCERT एक्सट्रैक्ट, इसको भी हम लोग साथ में कंटिन्यूस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज दैट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन होती है? अब इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको लाइफ स्पैन सबकी याद होनी चाहिए। बटरफ्लाई की अगर मैं आपसे लाइफ स्पैन की बात करूं तो बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक होती है। 1 to 2 वीक होती है। क्रोकोडाइल की लाइफ स्पैन की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्रोकोडाइल जो उसकी लाइफ स्पैन जो यहाँ पे होती है वो 60 ईयर तक होती है। अगर हम पैरट की लाइफ स्पैन की बात करें तो पैरट की लाइफ स्पैन यहाँ पे 140 ईयर्स तक होती है, और वहीं टॉर्टोइस की लाइफ स्पैन की बात करें तो 150 ईयर्स तक होती है, लेकिन हाईएस्ट जो यहाँ पे देखी गई है वो एक 250 ईयर्स तक भी टॉर्टोइस की यहाँ पे लाइफ स्पैन देखी गई है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन यहाँ पे टॉर्टोइस की यहाँ पे देखी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ऑल द मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देख कई सारे मेथड है। कोनिडिया का फॉर्मेशन होना, कहीं गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होना, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक टाइप का यहाँ पे जो है वो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। कि जो इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होती है, मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होती है। स्टेटमेंट सही है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, ये गलत हो गया, इसको अंडरलाइन कीजिए, जो पॉइंट गलत है। जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होती है, आइडेंटिकल यहाँ पे होती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल। मे और मे नॉट का कोई यहाँ पे बात ही नहीं होती, हमेशा जेनेटिकली आइडेंटिकल यहाँ पे होती है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, कि जो ऑफस्प्रिंग इसमें प्रोड्यूस होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू। देखिए, क्लोन किससे ऑब्टेन होता है, तो क्लोन जैसी टर्म आ जाए तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डायरेक्टली आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। क्लोन जो होता है, क्लोन इज द जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, और जो क्लोन है वो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही यहाँ पे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का अगर मैं आपसे करेक्ट आंसर पूछूं, सेल्फ पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब डैश एंड डैश सिमिलर इंडिविजुअल। अभी बताया कि क्लोन जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूज होता है, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो आइडेंटिकल होते हैं वो होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ही देखना है। पहले देखिए, केमिकली एंड जेनेटिकली, गलत हो गया। फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली, गलत हो गया। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, बिल्कुल सही है। मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को, इसको समझना है थोड़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन पाया जाता है? पहला, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ओनली, प्लांट ओनली, एनिमल विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, और मल्टी सेलुलर विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे डी ऑप्शन आपके सामने नहीं होता, फिर आप कौन सा लगाते? आपके सामने एक ऑप्शन ऐसा भी है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें एनिमल विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है।
देन आप इसका करेक्ट आंसर ए लगाते, क्योंकि मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा 99% ये किस में पाया जाएगा, तो आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो होगा यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? बडिंग, बाइनरी फिजन, कोनिडिया एंड मल्टीपल फिजन। अगर देखा जाए तो ये सबके सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे जाते हैं, लेकिन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर जो होते हैं उनमें जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जो उसकी पेरेंट सेल जो होती है, उनकी बॉडी की जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करती है और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होता है इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 द करेक्ट आंसर इज बी। अभी तक 7 क्वेश्चन हो गए हैं। आप में से सब लोगों ने जो आंसर्स के गैस किए थे, आप पर आंसर आप लोगों ने कमेंट किए थे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके सातों के सातों यहाँ पे सही हुए हैं? ओके, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। नेक्स्ट इज कि ये सातों के सातों क्वेश्चन आपने देखे पूरे एनसीईआरटी के एक लाइन से यहाँ पे बेस्ड थे। सो क्वेश्चन नंबर 8, इन ईस्ट सेल डिवीजन रिजल्ट इन द स्मॉल सेल कॉल्ड। ईस्ट में जो सेल डिवीजन होता है उससे एक स्मॉल सेल बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ईस्ट में जो होती है वो आपको पता है कि ईस्ट में क्या पाई जाता है? ईस्ट में बडिंग पाई जाती है। ईस्ट में बडिंग पाई जाती है, बडिंग इन ईस्ट। और जो ईस्ट में जो बडिंग होती है वो ईस्ट की बडिंग आपको अनइक्वल बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में कैसी बडिंग पाई जाती है? ईस्ट में आपकी अनइक्वल बडिंग पाई जाती है। इसलिए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए। फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस इन द एक्सियल ऑफ लीव्स विच ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट्स व्हेन सेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। ओके, आपको कहा गया कि एक लीफ है, उसमें लीफ बर्ड्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? लीफ बर्ड्स। ओके, लीफ बर्ड्स उसमें निकल रहे हैं। जब वो नीचे गिर जाता है तो उसके बाद एक नया प्लांट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बल्ब्स, बल्बिल, ट्यूबर या ऑफसेट। ये सारे के साथ एक वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स के ऑप्शंस हैं, और इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। इसको हम बल्बिल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर। टेरर ऑफ बंगाल किसके लिए यूज्ड होता है? बंगाल टाइगर, वाटर हाइकेन, एल्गल बूम या एक्वाटिक फौना। तो जो आपका यहाँ पे जो बंगाल टाइगर के लिए तो होगा ही नहीं भैया। तो जो टेरर ऑफ बंगाल आपको मालूम है कि एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइकेन आइकॉर्निया क्राइप्सिस के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, उस वाटर के अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देता है, और बाहर से कोई भी ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने देता है। इसके अंदर जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और मोस्टली बंगाल में जो फिश पे जो फीड होता है, इसलिए उसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। सो क्वेश्चन नंबर 10 का है आंसर बी। एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन कर लीजिएगा कि एक इन्वेसिव बीड है, ये हमारे कंट्री में नहीं पाई जाती थी, कि एक्जॉटिक स्पीसीज है जो दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ लाई गई। क्यों लाई गई? क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द शेप ऑफ लीव्स की वजह से ये हमारी कंट्री में यहाँ पे लाई गई। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट कैन बी वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड बाय लीफ बर्ड्स। इनमें से कौन से लीफ बर्ड के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है? तो लीफ बर्ड्स के द्वारा आपका जो पाया जाता है वो आपका ब्रायोफिलम लीफ और कैलाइंची में जो होता है वो पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए मिल जाएगा। ब्रायोफिलम लीफ में लीफ बर्ड्स का एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल द पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो कैसी होती हैं, पेरेंट्स के रिजेंबल कैसे करती हैं? सो आपका पहला स्ट्रक्चरली बट नॉट फंक्शनली गलत है। फंक्शनली होता है, स्ट्रक्चरली नहीं होता है। सेकंड इज फंक्शनली बट नॉट स्ट्रक्चरली, ये बिल्कुल सही है। बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली नहीं होता है, नाइदर स्ट्रक्चरली नॉट फंक्शनली। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के फंक्शनली तो सेम होगा, जैसे ह्यूमन बीइंग फंक्शन करेगा ऐसे वो फंक्शन करेगा, ऐसे उसकी बॉडी फंक्शन करेगी। ऐसे नहीं कि उसको हाथ पैर का काम करने लगेंगे, पैर हाथ का काम करने लगेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसलिए इसका 12th का द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऊस्ट्रस साइकिल इज सीन इन। देखिए दो प्रकार की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द सेकंड वन इट इज नोन एज द ऊस्ट्रस साइकिल। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक होती है ईस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल 3 में पाई जाती है, जो प्राइमेट्स में पाई जाती है, जबकि ऊस्ट्रस साइकिल आपकी नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है। तो प्राइमेट्स के आपके 3 एग्जाम्पल हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। इसके अलावा सारी की सारी जो होती हैं वो किस में जाती हैं? ऊस्ट्रस साइकिल में। ऑप्शंस में देख लीजिए, कहीं मंकी, एप्स, ह्यूमन दिख रहा है? किसी में भी नहीं दिख रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सीधा आंसर लगाइए, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज इन प्लांट विच मार्क्स द
बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन ईजिली बी सीन इन द हायर प्लांट व्हेन दे कम टू। देखिए जैसे ही वेजिटेटिव फेज प्लांट में खत्म होता है उसके तुरंत बाद रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हमको मालूम कैसे चलेगा किसी भी प्लांट में वेजिटेटिव फेज खत्म हो चुका है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है। तो किसी भी प्लांट में वेजिटेटिव फेज खत्म होना और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होना ये हमको पता चलता है जब वो प्लांट यहाँ पे फ्लावरिंग शो करने लगते हैं। क्या शो करने लगते हैं? फ्लावरिंग। सो द क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट आंसर इज ए, व्हेन दे केम टू फ्लावरिंग। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू डैश डिस्टिंक्ट स्टेज। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड है। हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 डिफरेंट इवेंट आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, इन तीनों का एक सीक्वेंस इवेंट्स हैं जिसके अंदर भी फिर 1-2 इवेंट्स होते हैं, वो सब आगे चल के से जब क्वेश्चन आएंगे वो बीच बीच में बताता रहूंगा। बट क्वेश्चन नंबर 15 द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। दिस मेथड ब्रिंग टुगेदर फॉर द फर्टिलाइजेशन इज। सो अब दोनों नॉन मोटाइल हैं, ओके, मेल भी और फीमेल भी। तो एक ऐसा प्रोसेस बताइए जिससे हम उनको पास ला सकें और जिससे उनका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज सी, इट इज़ नोन एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से हम उसको पास लाएंगे और उनका वहाँ पे पॉलिनेशन करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन यहाँ पे उनका हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म होमोथेलिक और मोनोइसियस इज यूज्ड फॉर। होमोथेलिक और मोनोइसियस टर्म किसके लिए यूज होता है? 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों गैमेट एक ही पे पाए जाएं, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म से मिले। एक होता है यूनिसेक्सुअल जिसमें मेल एक से फीमेल दूसरा है। तो होमोथेलिक और डाइस मोनोइसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द बाइसेक्सुअल कंडीशन, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ए। फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट इज syngamy. What is syngamy? So syngamy refers to the fusion of similar spores, fusion of gamete, fusions of dissimilar spores या fusion of cytoplasm। तो syngamy का मतलब होता है, syngamy means the fusion of gametes। जो gametes का fusion होता है उसको हम क्या कहते हैं? syngamy। So question number 18, the correct answer is B। Next is development of an egg without fertilization, it is called। किसी भी एग का विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे डेवलपमेंट होना, इसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, oogenesis या पार्थिनोजेनेसिस। तो द करेक्ट आंसर इज 19th का, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। बिना फर्टिलाइजेशन के एग का फॉर्मेशन होना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि हनी बी, रोटीफस, टर्की बर्ड्स और सम लिजर्ड्स, गीस में, इन सब में ये पाया जाता है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो ये आपका यहाँ पे है डी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में इनमें से कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ पे आपका है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स या फिर आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है जिसमें गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट बनेगा और उससे वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। करेक्ट आंसर आपका इसका हो गया बी। लेकिन दोनों ऑप्शन और देखें, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ये तो उसकी लाइफ स्पेन है, उसकी अर्ली लाइफ का है, और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन होना मतलब उसका है ये गैमिटोजेनेसिस में आपका यहाँ पे आता है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 21, विविपेरस इज फाउंड इन। एक होते हैं ओविपेरस, एक होते हैं विविपेरस। तो विविपेरस इनमें से किस में पाया जाता है? डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, तो इसका करेक्ट आंसर इज वेल। वेल आपकी विविपेरिटी जो होती है वो वेल्स में यहाँ पे देखने को मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 21 द करेक्ट आंसर इज आपका हो गया ए। सो यहाँ तक कि आपके जो डायरेक्टली क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी की लाइन से थे, जिसको हम कहते हैं लेवल 1 क्वेश्चन, वो लेवल 1 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन का पूरा बता देता हूँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाने के चांसेस और होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, असेसमेंट रीजन अब नहीं आते उनको डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट सेशन में उसके बाद मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे। 3 सेशन, चैप्टर फुली कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जब तक ये सब कंप्लीट होगा हमारे एमटीसी की जो प्रयत्न सीरीज है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डेली 5 PM एंड 6 PM पे हमारे सेशंस चलेंगे। थैंक यू।